Hello everyone. Now we are moving ahead and now we are going to study the most accepted theory of evolution of species after Darwin, and that theory is the modern synthesis theory, also known as modern synthetic theory of evolution, or it is also called neo-Darwinism. That is the theories proposed after Darwin, after the discoveries made by Darwin, and these theory are collectively called modern synthetic theory. ये बहुत सारे थेरीज है, अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारे अपने अपने व्यूज रखे, हम देखेंगे कौन से साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किए, बट इनको अब क्या किया गया है, दे हैव बीन कलेक्टेड, उनका पूरा एक कंपाइलेशन किया गया, उनको पूरा जुड़ाकर एक नया अप्रोच तैयार किया गया है, विच इज मोस्ट एक्सेप्टेड एंड विच इज मोस्ट एप्लीकेबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बिहाइंड इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज. तो इसीलिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ऐसी थ्योरी है, इसमें सबकी बातों को मिलाकर इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है. इसमें हम लैमार्क की बातें भी थोड़ी सी देखेंगे, वीजमन की बातों को भी मिला देंगे, डार्विन की बात जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन को भी यहाँ पर वैल्यू दी गई है, प्लस म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी राइस, वो चारों थ्योरीज को मिलाकर हम सभी बातों को यहाँ पे जोड़कर एक थ्योरी बनाएंगे, उसको ही बोलेंगे मॉडर्न सिंथेसिस. इन चारों चीजों के साथ साथ उनके जो कुछ भी ऑब्जेक्शंस थे, चारों थ्योरीज को ऑब्जेक्शंस हमने देखे, लेमार्क को ऑब्जेक्शंस थे, विजमन को ऑब्जेक्शन थे, डार्विन और ह्यूगो डी राइस की थ्योरी को भी ऑब्जेक्शंस थे. तो उन ऑब्जेक्शंस को निकालते हुए, उनको रिमूव करके, उनके करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ जो कुछ भी एक थ्योरी प्रपोज की गई, वही थ्योरी है तुम्हारी मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी. मतलब ये थ्योरी में हमको कुछ नई चीजें भी देखने की और कुछ पुरानी चीजों को एज इट इज रिपीट करना है विद सम एक्सप्लेनेशंस, सुटेबल एक्सप्लेनेशंस के साथ हम उन चीजों को एक्सेप्ट करने वाले. ठीक है, तो हम देखते कैसे ये मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी, कैसे किसी ने इसका क्या बोलना है, हाउ द स्पीशीज इवॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. पहले तो थ्योरी के नाम याद रख लो, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, मॉडर्न सिंथेसिस, जेनेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन. इसका दूसरा नाम क्या है, देखो, जेनेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन. नोट इट डाउन, जेनेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, modern synthesis, etc., neo-Darwinism. These are the terms, other names of this theory. This theory is not proposed by a single person, but the idea of synthesis and origin of species by genetics was proposed by Dobzhansky. ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1937 में अपनी बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने जेनेटिक्स एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जेनेटिक्स को जोड़कर जीन्स को वगैरह, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वगैरह, इनको सबकी वजह से इवोल्यूशन में कैसे मदद मिलती, तो इस बारे में उन्होंने अपना डिस्कशन किए थे. एंड देयरफॉर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी इज फाउंड इन दिस बुक. डोब्झांस्की की बुक है, दिस इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय डोब्झांस्की. नेम, प्लीज सी द नेम, डोब्झांस्की. He wrote the book Genetics and the Origin of Species in 1937, जहां पर इसका एक इनिशियल आइडिया, ये थ्योरी का शुरुआती आइडिया हमको दिखाई देता. इसी तरीके से मॉडर्न सिंथेसिस जो शब्द यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, मॉडर्न सिंथेसिस, मॉडर्न सिंथेसिस, मॉडर्न सिंथेसिस. सो दिस टर्म वाज गिवन बाय जुलियन हक्सली या जुलियन हक्सली. he coined the term modern synthesis. ये एमसीक्यू तो आपको पक्का मिलेगा. who coined the term modern synthesis, modern synthetic. so modern synthesis मतलब आज के जमाने का जो सिंथेसिस हुआ है, पूरा सब तैयार हुआ है, जो नई लाइफ दिख रही है, इसकी कारण क्या है, तो उसको मॉडर्न सिंथेसिस वर्ड में उसने कवर करने की कोशिश किया. एंड द टर्म वाज गिवन बाय जुलियन हक्सली. ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, आगे भी इनका नाम आएगा हमको अलग अलग जगह पे, तब देखेंगे. मॉडर्न सिंथेसिस, द टर्म मॉडर्न सिंथेसिस वाज गिवन बाय जुलियन हक्सली. Okay, other scientists which also formulated certain ideas or the key concepts of this theory. So that scientists include Stebbins, Mayer, Simpson, Haldane, Fisher, Sewall-Wright, Mendel. He is also given importance in this theory. His genetic studies on genetics have been proved to be important for explaining the concepts of evolution. So मेंडल का भी यहाँ पे नाम, सबके नाम याद रखने का, एक दो चार बार बोलने सबको नाम याद हो जाएंगे. पहले दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डोब्झांस्की, जुलियन हक्सली, जे हक्सली ऐसा लिखा हुआ है, तो जुलियन हक्सली. स्टेबिन्स, मेयर, सिम्पसन, हाल्डेन, सीवॉल-राइट, फिशर और
सीवॉल राइट इज द सिंगल नेम एंड द मेंडल, ओके एटसेट्रा। इसके अलावा भी और कुछ छोटे मोटे साइंटिस्ट के अपने अपने इसमें किए हुए, बट दिस नेम्स आर इनफ। सो दिस साइंटिस्ट प्रपोज्ड मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। मैं शॉर्टकट में एमएसटी बोलूंगा, समझ जाना। एमएसटी मतलब मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, एमएसटी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, एमएसटी एमएसटी एमएसटी। सो हु प्रपोज्ड एमएसटी? दिस साइंटिस्ट, ओके। देन इन दिस थ्योरी, अब हम यहाँ पे कुछ अभी आज के लेक्चर में पूरी एक थ्योरी तो कंप्लीट होने जैसी है नहीं, एक दिन में पूरी थ्योरी नहीं होती। हम क्या करेंगे, इस थ्योरी को 3 पार्ट में स्टडी करेंगे सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिमेंबर द थ्योरी कंप्लीटली। तो मैं आज तुमको कुछ टर्म्स इसके एक्सप्लेन करने वाला हूं, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है कंसेप्ट नंबर 1, तो वो हम एक्सप्लेन करके देख लेंगे, ओके। सबसे पहली बात, द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू एमएसटी इज पॉपुलेशन, नॉट द इंडिविजुअल। मैं क्या लाइन बोल रहा, अकॉर्डिंग टू एमएसटी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज द पॉपुलेशन, नॉट द इंडिविजुअल। मतलब क्या, डार्विन, लेमार्क, इनका क्या बोलना था, एक सिंगल इंडिविजुअल में इवोल्यूशन होता, उसमें चेंजेस आते और वो अगली जनरेशन में जाते, वो अगली जनरेशन में जाते, मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल से ऐसे चेंजेस आके अगली जनरेशन में जाते और नया स्पीशीज तैयार था। मतलब वहां पर एक a single individual was considered as the unit of evolution. A single individual was considered as the unit of evolution, but according to this theory, a single individual cannot help in evolution. It cannot lead to evolution of new species. Instead, a whole population, पूरी population एक साथ work करेंगी of that species, and then the new species will evolve from that population. अकेले इंडिविजुअल से इवोल्यूशन होने में बहुत टाइम लग सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या बोलना है इस थ्योरी का, अ कंप्लीट पॉपुलेशन विल वर्क एज अ यूनिट एंड इट विल हेल्प इन इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज ओवर द पीरियड ऑफ गिवन टाइम, ओके। तो यूनिट ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू एमएसटी, इट इज नॉट इंडिविजुअल, इट इज अ पॉपुलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन? तो ये सब चीजें हम ये डिस्कस करने वाले अभी। What are the terms that we are going to use in this MST? So कुछ important terms मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको definitions याद करने हैं, वन लाइनर के ऐसे लिख कर रख लो, note them on your notebook, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। So what are the terms that we are going to use in this theory? First word is the genetic population, also known as Mendelian population. Genetic population, that is Mendelian population. What is a population? वही डेफिनेशन, पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, जनसंख्या किसको बोलते हैं, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। वी हैव सीन दिस डेफिनेशन अर्लियर। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, so it is called population. Same definition is here. You just define population and call it as genetic population or Mendelian population. Why genetic population? Because that population is interbreeding population. These are the individuals which can interbreed among themselves. What is a species? A species that has morphological, the individuals that share morphological similarities, and they are reproductively interbreedable. They can interbreed. उनको species बोलते हैं। जैसे कि humans, तो सब ह्यूमंस एक जैसे दिखाई देते हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज है हमें कई सारे, प्लस वी कैन इंटरब्रीड ह्यूमन स्पीशीज के साथ ही इंटरब्रीडिंग कर सकता, रिप्रोडक्शन कैरी आउट कर सकता। सो दिस इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। सिमिलरली मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन मतलब भी वही, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीशीज दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, दे आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि जालना की पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, दिए हुए टाइम में 2001 से 2010 तक, 2010 से 2020 तक जालना की पॉपुलेशन कितनी थी, सो इट इज कॉल्ड जेनेटिक पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीशीज। वो उतने एरिया में रहने वाले स्पीशीज की जेनेटिक पॉपुलेशन, ओके। मेंडेलियन पॉपुलेशन उसी को बोलेंगे, क्योंकि मेंडेलियन लॉज विल वर्क देयर, इनहेरिटेंस उनमें होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वहां पे वर्क करेंगे, वेरिएशंस आएंगे, सो इसीलिए उसको मेंडेलियन पॉपुलेशन भी बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स of a given species living in a particular area at a particular time is known as population, okay, and we are going to use this population as the unit of evolution. ये पूरी पॉपुलेशन पे वर्क होगा। मैं जो मैकेनिज्म्स बताने वाला हूँ इवोल्यूशन के,
वो मैकेनिज्म अकेले इंडिविजुअल पे नहीं होंगे, वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स पे एक साथ काम करेंगे, जिससे क्या होगा, पूरी पॉपुलेशन अफेक्ट होंगी और नया स्पीशीज बनेगा। समझ रहा है? सो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन का जो यूनिट है यहाँ पर वो पॉपुलेशन है, एक अकेला इंडिविजुअल नहीं। इसके बाद अगर बात करूं मैं तो दूसरा वर्ड है तुम्हारे लिए जीन पूल। जीन पूल, व्हाट इज अ पूल? पूल मतलब कलेक्शन या फिर कुछ भरा हुआ है जिसमें पानी है, जैसे वाटर का रहता स्विमिंग पूल, उसमें पानी भरा हुआ रहता। सो समथिंग इज फिल्ड अप देयर, इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ समथिंग, कलेक्शन ऑफ समथिंग। सो हियर इट इज जीन पूल इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑफ अ स्पीशीज इन अ पॉपुलेशन। उसमें कितने प्रकार के जीन्स है, कितने टोटल जीन्स। जैसे कि मैं अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करूं, फॉर एग्जांपल जीन पूल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ह्यूमन पॉपुलेशन में सबके जीन्स अलग अलग है, लेकिन सबके कई सारे सेम भी है विद सम वेरिएशन, स्मॉल चेंजेस। जैसे कि ब्लू आइज वाले जीन्स, ब्लैक आइज वाले जीन्स, ब्राउन आइज जीन्स, ब्लू, अपने स्किन के कलर्स अलग अलग है, अपने हेयर किसी के स्ट्रेट है, किसी के कर्ली है, तो हर कैरेक्टर के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग जीन्स प्रेजेंट है। तो हमारे सभी ह्यूमंस के जो कोई भी अलग अलग जीन्स है, अगर उनको जोड़ दिए तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स जितने मिलेंगे, दैट विल बिकम योर जीन पूल ऑफ ह्यूमन बीइंग। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स, टोटल नंबर ऑफ एलिल्स ऑफ अ जीन, सब कुछ जोड़ दो, उसको बोलेंगे जीन पूल, एलिल पूल। एलिल मतलब इट इज द चेंजिंग फॉर्म ऑफ अ जीन, वी विल सी इट इन लेटर। सो total number of genes of a species in a given population is known as gene pool. Okay, वो pool में क्या होगा फिर, genes are repeated, some alleles have repetition than other allele. अब इसका मतलब क्या है, देखो what is allele? allele मतलब changing form of a gene। देखो कैसे, मैं एग्जांपल दे रहा, एलिल शब्द एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल शेप ऑफ नोज की बात करते हैं। लेट्स टेक शेप ऑफ नोज एज अ कैरेक्टर, शेप ऑफ नोज। सो अगर शेप ऑफ नोज की बात करूं, सो योर शेप कैन बी स्ट्रेट, ओके, शेप कैन बी लाइक दिस, और इफ इट इज चाइनीज, सो नोज कैन बी वेरी स्मॉल, नाक बहुत छोटे, अलग अलग शेप के हो सकते हैं अपने। मैं आसान एग्जांपल दे रहा जल्दी समझने के लिए, अदरवाइज तुम दूसरे भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। कलर ऑफ आई भी ले सकते हैं हम, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन, 3 कलर ले सकते तुम। तो यहाँ पे बात किसकी चल रही, शेप ऑफ नोज की चल रही। कलर ऑफ आई, दोनों अलग अलग कैरेक्टर, लेकिन शेप ऑफ नोज डिसाइड करने वाला जीन एक ही रहता। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इट इज गवर्न बाय अ सिंगल जीन। तो शेप ऑफ जीन डिसाइड करने वाला एक जीन है कोई, तो शेप ऑफ नोज डिसाइड करने वाला एक जीन है, लेकिन वो जीन थोड़ा सा अलग होने की वजह से क्या हो रहा है, इसकी नोज स्ट्रेट आ रही, इसकी नोज इस तरीके से भजे जैसे आ रही, और इसकी नोज एकदम चाइनीज आ रही, एकदम नकटा आ रहा हो, तीनों की नाक अलग अलग आ रही। इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 अलग अलग प्रकार की नाक तैयार हो रही, लेकिन जीन तो सेम है ना। बात किसकी करें अपन, एक ही शेप ऑफ नोज की बात करें, लेकिन जीन के अलग अलग रूप है। देयर आर चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन, सो दैट आर कॉल्ड एलिल्स। इसकी एलिल स्ट्रेट नोज वाली एलिल है, इसकी एलिल इस तरीके से स्लैंटिंग है, इसकी टोटली स्मॉल नोज वाली एलिल है। तो इसके लिए क्या होता, देखो अब कंपैरिजन करो, इसमें क्या हो रहा, इसकी स्ट्रेट है, इसकी ये है, इसके शेप चाइनीज नोज के जैसे। मतलब सेम जीन के अलग अलग रूप हो सकते, अलग अलग लोगों में उसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते। सो चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन आर कॉल्ड एलिल्स। चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन आर कॉल्ड एलिल्स। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप का रहता अपना, ब्लड ग्रुप वाले भी जीन्स रहते, तो ब्लड ग्रुप वाला जीन अलग अलग ग्रुप का हो सकता है। किसी में वो ए ब्लड ग्रुप बनाएगा, किसी में बी बनाएगा, किसी में ए बी बनाएगा, किसी में चारों, दोनों तीनों ही नहीं बनाएगा। तो इसीलिए हमारे ब्लड ग्रुप के भी अलग अलग एलिल्स रह सकते, तो उसको बोलते हैं एलिल्स। एक ही जीन के अलग अलग एलिल्स रहना, इट इज कॉल्ड this gene have two different forms or more different forms, so that are called alleles. तो अब देखो यहाँ पे पॉपुलेशन में क्या होता, किसी अगर मैं इंडियन पॉपुलेशन की बात करूं तो मोस्टली इंडियंस में ये 2 नोज बहुत कॉमन है, जबकि चाइनीज पॉपुलेशन में बात करेंगे तो ये नोज बहुत रेयर रहते हैं, वहां पे ज्यादातर सब नकटेज रहते हैं ऐसे। चाइना में ये पॉपुलेशन में, चाइना की बात कर रहा, ओके, चाइनीज पॉपुलेशन में इस तरीके के नाक वाले लोग बहुत कॉमन है, राइट। मतलब वहां पे ये वाली एलिल ज्यादा रिपीट हो गए वाली है एज कंपेयर टू दीज एलिल्स।
तो ये एलिल वहां पे ज्यादा रिपीट है, हर इंडिविजुअल में ये एलिल रहता वहां पे, सबकी नाक एक जैसी रहती चाइनीज। ओके, अगर मैं ब्लैक आइज की बात करूं, अफ्रीकन लोगों के स्किन कलर की बात करूं, तो उनमें देखो ब्लैक कलर वाला जो जीन है स्किन कलर का, तो दैट जीन इज मोर डोमिनेंट, मोर फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली अमंग द पॉपुलेशन। अगर मैं यूरोपियंस की बात करूं तो व्हाइट कलर ऑफ स्किन, वो जो जीन्स है वो बहुत कॉमन है उनमें। मतलब क्या हो रहा, कंपैरेटिव अगर देखे तो कहीं पे ब्लैक कलर वाले लोग ज्यादा है, कहीं पे व्हाइट कलर वाले लोग ज्यादा है। आई एम नॉट डूइंग रेसिज्म, ओके, बट जस्ट टू एक्सप्लेन द पॉइंट कि कैसे एक एलिल कहीं पे रिपीट है, दूसरा एलिल कहीं और रिपीट है। तो अगर दो एलिल्स लेकिन दोनों स्किन कलर एक ही जीन की बात करें, तो जब दो एलिल्स की कंपैरिजन हो तो दोनों में से कौन सा एलिल कितनी बार रिपीट हो रहा, उसको बोलने का उसकी फ्रीक्वेंसी, उसको बोलने का वो एलिल की फ्रीक्वेंसी, ऑल्सो नोन एज जीन फ्रीक्वेंसी, एलिल फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट इज द नंबर ऑफ रिपीटेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन गिवन वेवलेंथ, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। गिवन टाइम, जो कुछ भी है तुम्हारी डेफिनेशन, सो कितनी बार वो चीज रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंटली वो आ रहा वहां पे। ओके, हो सकता है किसी जीन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, किसी की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। सो इसीलिए जीन फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब क्या लेने का, number of times the gene is repeated in a given population, its allele, how many times one allele is repeated in a given population as compared to the other allele located on same locus of the same gene। इसकी डेफिनेशन क्या लिखने की, it is the number of times repetition of an allele in given population compared to the other allele located on same locus of gene। एक ही जीन के जो दो अलग अलग एलिल्स है, दोनों में से कौन सा एलिल कितनी बार रिपीट हो रहा, उसके हिसाब से उसको बोलने का जीन फ्रीक्वेंसी और एलिल फ्रीक्वेंसी। हो सकता ब्लू कलर वाली आइस की एलिल फ्रीक्वेंसी कम हो, ब्लैक की सबसे ज्यादा हो, तो इसलिए फिर एलिल फ्रीक्वेंसी डिफर्स फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग। ओके, सो दीज आर द थ्री मेन टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस थ्योरी, जेनेटिक पॉपुलेशन, जीन पूल एंड जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी बदल सकती, कम ज्यादा हो सकती है, किसी में ज्यादा जीन्स रिपीटेड रहेंगे किसी पॉपुलेशन में, जैसे कि चाइनीज नोज वाले जीन्स चाइना में ज्यादा है, इंडिया में कम है। ओके, ब्लैक कलर ऑफ स्किन वाले जीन्स ज्यादातर अफ्रीका में है, अमेरिकन में कम है। इस तरीके से मैं तुमको बस एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि तुमको जल्दी से समझ में आ सके। ओके, वी विल सी दीज पॉइंट्स अगेन इन मेंडल्स चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, बट अभी ये थ्योरी के लिए अपने जितना चाहिए मैं उतना तुमको बता रहा हूँ। ओके, नाउ आफ्टर दीज थ्री टर्म्स लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ दिस थ्योरी, द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। Modern synthetic theory is explained under three major concepts, and these three concepts are here. The first concept of this modern synthetic theory is the genetic variations, second concept is natural selection, and third concept is the isolation. अब ये जो तीनों कंसेप्ट है इसके अंदर पूरा ओरिजिन ऑफ स्पेशीज, इवोल्यूशन ऑफ स्पेशीज कैसे हुआ ये बात हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करने आए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर द एम ऑफ दिस थ्योरी, दिस थ्योरी ट्राइज टू एक्सप्लेन द evolution of species. It is called speciation. The process of evolution of species is called speciation. So that speciation, how does it occur? तो ये हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके तीन मेजर कंसेप्ट है। जेनेटिक वेरिएशन की वजह से स्पेशीज तैयार होते, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से स्पेशीज तैयार होते, और आइसोलेशन की वजह से स्पेशीज तैयार होते। ऐसे तीन बातें जब वर्क करेंगी तो नया स्पेशीज बनेगा, ऐसा इस थ्योरी का बोलना है। कि नए स्पेशीज कैसे बनेंगे, या तो जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, उसके जीन्स में कुछ चेंजेस होंगे, डीएनए में चेंजेस आएंगे। वेरिएशंस आर द चेंजेस इन द जीन्स, जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, नेचुरल सिलेक्शन होगा, जैसे कि हमारा डार्विन, ये देखो डार्विन की बात, ठीक है। और आइसोलेशन, ये थोड़ा सा नया एक्सप्लेनेशन है, ये इस थ्योरी का खुद की नई बात है। तो ये हम तीनों चीजें देखने आए। टुडे वी आर गोइंग टू सी दिस वन, वी विल डिस्कस दिस टू पार्ट्स इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए हमको सिर्फ 5 चीजें डिस्कस करने की, एंड यू आर अवेयर ऑफ दैट 5 थिंग्स। ऑलमोस्ट उनमें से कई चीजें तुमको पता है, जैसे कि फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ दिस थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, इज द जेनेटिक वेरिएशंस। व्हाट आर जेनेटिक वेरिएशंस?
वेरिएशंस इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, चेंजेस इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डेफिनेशन वन लाइनर में बोलते जाऊंगा, तुमको नोट कर करके लिखते जाना है। व्हाट इज जेनेटिक वेरिएशन? इट इज द वेरिएशन और चेंजेस इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, changes in the genetic material of an organism that are collectively called genetic variation। अब किसी का जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए कब बदलता, कैसे बदलता, तो जेनेटिक मटेरियल बदलने के कुछ 4-5 रीजंस हो सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल में बदलाव आने के, चेंजेस आने के कुछ रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि पहला रीजन है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन, ये म्यूटेशन किसकी बात कर रहा, किसकी थ्योरी थी? म्यूटेशन थ्योरी। We have seen this theory, mutation theory given by Hugo D. Rice। देखो उसकी थ्योरी को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिए वाला है। ओके, ह्यूगो डी राइस की बातें थी। ह्यूगो डी राइस स्टडीड विच प्लांट? इनोथेरा lamarckiana, evening primrose plant। He observed some offsprings were different from parental generation, and he noticed that there are some sudden spontaneous discontinuous variations occur in that organism। तो यहाँ पे उसने फिर क्या बोला था? सडन inheritable changes in the genome of an organism are called mutations। Sudden inheritable changes, they are sudden, rapid, and they occur abruptly, spontaneously, they are discontinuous। We have compared the variations of Darwin versus Hugo D. Rice। तो वो जो चेंजेस थे म्यूटेशन के, सडन रहते और जेनेटिक मटेरियल बदल देते म्यूटेशन के। लेकिन अपन ने ऑब्जेक्शन देखे थे ह्यूगो डी राइस की थ्योरी, इट वाज नॉट ट्रू म्यूटेशन, इट वाज ड्यू टू क्रोमोसोमल एबेरेशन, बट जीन म्यूटेशन इज द मेन रीजन बिहाइंड चेंजेस इन द जीनोम। तो जीन म्यूटेशन क्या रहता? व्हाट आर जीन्स? जीन्स आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ अ डीएनए, दे गवर्न सम स्पेशल कैरेक्टर, दे हैव द एबिलिटी टू कैरी सम कैरेक्टर टू नेक्स्ट जनरेशन। हर चीज के लिए अपनी डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंस रहेंगी, तुम्हारे जो कोई भी स्किन कलर है उसके लिए कुछ सीक्वेंस रहेंगे दैट विल डिसाइड द स्किन कलर, कुछ ऐसी सीक्वेंस रहेंगे दैट विल डिसाइड योर हाइट, दैट विल डिसाइड योर इंटेलिजेंस लेवल, ब्लड ग्रुप। तो हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन्स अपने डीएनए में रहेंगे। तो वो जीन की जो सीक्वेंस रहेंगी, अब डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस रहेंगी AGTCC कुछ। तो वो सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गई, टूट गई, फुट गई, वहां पे कुछ एक्सरे वगैरह गिर गया, कोई न्यूक्लियोटाइड डिस्ट्रॉय हो गया, कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया। तो जब इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिसरप्ट होती, टूट फूट जाती, वहां पे क्या होता? वहां का डीएनए, वहां का जीन बदल जाता। जीन बदला तो कैरेक्टर बदल जाएगा, उसका प्रोटीन जो बनेगा वो बदल जाएगा, और तुम्हारा हो सकता है प्रोटीन नहीं बनेगा, कुछ भी हो सकता, और वो जीन वेस्ट हो जाएगा, काम नहीं करेगा। मतलब क्या होगा? जीन तुम्हारा फिर खराब हो गया, सडन चेंज आ गया उसमें कुछ तो भी, एंड इफ दैट जीन इज ट्रांसफर्ड थ्रू गैमेट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट विल बिकम डेंजरस। आने वाले ऑफस्प्रिंग में वो म्यूटेटेड जीन रहेगा तो वो बच्चे फिर अलग दिखाई देंगे। Okay, we will see this part in principles of inheritance। For now, repeat this discussion, listen it again so that it becomes easy for you to remember this point। Mutation क्या होता है? तो बस sudden change in the genome of an organism। Write down the definition। Sudden change, spontaneous change in the genome of an organism is called gene mutation। It occurs on the gene, on the DNA sequence। It may be single nucleotide mutation, that is it is called point mutation। For example, sickle cell anemia। Okay, उसमें ये दिखाई देता अपने को। Mutation leads to variation। देखो थ्योरी कैसा लिखने का, अब तुमको बोर्ड में आई ये थ्योरी 5 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए। तो हेडिंग क्या देने का? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, इट वर्क्स ऑन 3 कंसेप्ट्स, 1 2 3 हेडिंग्स दे दी, ये वाले लिखने का। जेनेटिक वेरिएशन, वेरिएशंस इंड्यूस्ड ड्यू टू इन द जेनेटिक मटेरियल, चेंजेस इंड्यूस्ड इन द जेनेटिक मटेरियल। उसमें द चेंजेस कैन बी इंड्यूस्ड बाय नंबर 1 जीन म्यूटेशन, 2 3 4 5। व्हाट इज जीन म्यूटेशन? डेफिनेशन लिखने का और आगे एक लाइन जोड़ देने का। डेफिनेशन क्या लिखने का? म्यूटेशन इट इज द सडन इनहेरिटेबल चेंज, डिसकंटिन्यूअस चेंज इन द जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जीन ऑफ अ डीएनए इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन। आगे की लाइन देखो कॉमन रखने की, पांचों में लिखने की आगे की लाइन, डैश डैश लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन, डैश 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 लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन। जीन म्यूटेशन लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन, लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन, एवरीथिंग लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन। मतलब देखो आंसर लिखने का तरीका भी ध्यान में रखो, नहीं कुछ बन रहा है आंसर तो इस तरीके से लिखे तो भी काफी। इट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक चेंजेस। ओके, म्यूटेशन समझ में आया? इट इज द चेंज इन द डीएनए
change, sudden abrupt change in the genome of an organism. It may be due to various mutagens or it may be natural. Various reasons are there. So it is called mutation. It leads to genetic variation. दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट होना मतलब निकल जाना, गायब हो जाना, खत्म हो जाना, कुछ तो भी. ड्रिफ्टिंग, बहके चल जाना, निकल जाना. क्या हो रहा है यहाँ पे? Some individuals suddenly they are lost, or the some genes, loss of genes from a given population suddenly. So sudden loss of genes from a given population. For example 100 tigers थे, 100 tigers, उनमें से 99 अपने येलो टाइगर से तुम्हारे नॉर्मल है और एक व्हाइट टाइगर था. उनमें से 99 येलो टाइगर्स थे और एक व्हाइट टाइगर था. हुआ ये 99 टाइगर्स बच गए, व्हाइट टाइगर बेचारा किसी तो भी बीमारी से मर गया. व्हाइट टाइगर बीमारी से मर गया कोई तो भी. अब यहाँ पे क्या होगा? बात क्या हुई? व्हाइट टाइगर रहना मतलब उसकी स्किन का कलर व्हाइट होना अपने आप में यूनिक कैरेक्टर था. उसको गवर्न करने वाले जीन, वो जो स्किन कलर है उसको गवर्न करने वाले जीन, उसको कैरेक्टर को एनकोड करने वाले जीन्स भी यूनिक थे. लेकिन अभी क्या हुआ? वो टाइगर की डेथ की वजह से अब वो जीन्स बचे क्या? अब वो पॉपुलेशन में कभी व्हाइट टाइगर है क्या? उनमें से बचा क्या? अभी नहीं. वो जीन्स लॉस हो गए, वो अगली जनरेशन में जाने के लिए बचा ही नहीं. करेक्ट है. तो इस तरीके से क्या हो गया? सडनली ये जो व्हाइट टाइगर के जीन्स है दे आर लॉस्ट फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन एंड वी आर हैविंग ओनली येलो टाइगर्स. तो इस तरीके से जब जीन्स लॉस हो जाते, देखो इंडिविजुअल लॉस हो रहा मतलब जीन्स लॉस हो रहे. तुम खुद भी तुम यूनिक है, तुम्हारे खुद के जीन्स भी यूनिक है. तुम भी अगर लॉस हो जाएंगे पॉपुलेशन में से तो वो भी एक प्रकार का जेनेटिक ड्रिफ्ट रहेगा. भले ही तुम दुनिया के लिए कुछ काम के हो या ना हो, लेकिन स्टिल जेनेटिकली यू आर इंपॉर्टेंट फॉर अ पॉपुलेशन एंड योर लॉस इज अ जेनेटिक लॉस टू द पॉपुलेशन. इवन माइंड लॉस इज द पॉपुलेशन लॉस टू पॉपुलेशन. तो इसीलिए जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता तो उसके अंदर के जो यूनिक जीन्स रहते, चाहे वो रिपीटेड हो नॉन रिपीटेड हो, वो जीन्स जब मर जाते, वो ऑर्गेनिज्म मरने के साथ वो जीन्स भी खत्म हो जाते. इसीलिए क्या बोलते हैं उसको? जेनेटिक ड्रिफ्ट. अब ऐसा हुआ फॉर एग्जांपल 10 व्हाइट टाइगर थे और 9 येलो टाइगर. 10 के 10 मर गए बेचारे किसी कारण से. ये तो ज्यादा बड़ा लॉस होगा ना, ज्यादा बड़ा लॉस होगा. मतलब अपने को अपेक्षा थी कि एक गाय तो कुछ नहीं, 2 गाय तो कुछ नहीं, लेकिन 10 के 10 चले गए तो बहुत ही ज्यादा लॉस हो. So every time sudden loss of a gene due to certain calamities, deaths, diseases, earthquake, natural calamities, floods, कुछ भी कारण से जब population में से genes loss होते, so it is called genetic drift. Loss of genes suddenly due to certain reasons, natural calamities, diseases, etc. is known as genetic drift. Okay, क्या होगा फिर? जेनेटिक ड्रिफ्ट होने से व्हाइट वाले पॉपुलेशन जीन्स कम हो गए, मतलब जेनेटिक वेरिएशन आ जाएगा. क्या होगा? अब बच्चे कुछों को फिर येलो वालों का मेटिंग करना पड़ेगा. अब अपने को वेरिएशंस आएंगे. क्या है? हो सकता था येलो व्हाइट की मेटिंग होके कुछ अलग प्रकार के टाइगर्स बन सकते थे, लेकिन अब कौन से टाइगर बनेंगे? येलो के अलग वेरिएशंस आएंगे. अब व्हाइट वाले वेरिएशंस नहीं आएंगे, अब अलग तरीके कुछ वेरिएशन. सो इट ऑल्सो लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशंस. अगला है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. सो इसके बाद का दूसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मैं पहले वो नोट एक्सप्लेन कर देता, बाकी के बाद में देखेंगे. व्हाट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? सो इट इज नथिंग बट द रिकॉम्बिनेशन इन पैकेटिन फेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस. सेल डिवीजन चैप्टर में देखे थे अपन ने. व्हाट इज पैकेटिन फेज? पैकेटिन फेज में क्या होता? क्रॉसिंग ओवर ऑफ द homologous chromosomes occur. So that homologous chromosomes, they of non-sister chromatids of homologous chromosomes, they overlap with each other and there will be the exchange of genetic material. It is called crossing over. वहां पे रिकॉम्बिनेशन होता. तो ये हर बार होता, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में. एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म शोज क्रॉसिंग ओवर. जहां मियोसिस होगा वहां पे क्रॉसिंग ओवर होना ही है. मतलब ये कैसा मैकेनिज्म है? इट इज मोस्ट ऑब्वियस थिंग, ऑब्वियस मैकेनिज्म. इट इज मोस्ट फंडामेंटल मैकेनिज्म.
and it is the naturally working mechanism. सब में होता, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब में रिकॉम्बिनेशन होता है. जहां मियोसिस होता वहां वेरिएशंस आते, जहां वेरिएशंस होता वहां पर मियोसिस होगा, वहां पर वेरिएशंस आएंगे. क्यों आएंगे वेरिएशंस? क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, इधर का डीएनए इधर, इधर का डीएनए इधर, और दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स तैयार होंगे. एंड देयरफॉर द गैमेट्स विल बी डिफरेंट देन पेरेंट्स, एंड देयरफॉर फ्यूजन होने के बाद में बनने वाला इंडिविजुअल ही विल बी आल्सो डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स. So genetic recombination is the recombination of exchange of genetic material during Packettine phase of meiosis 1. It is the most obvious, most fundamental, naturally occurring mechanism and only working mechanism that is observable in the evolution. तुमको एमसीक्यू पूछेंगे इनमें से कौन सा मैकेनिज्म होता ही होता. देखो म्यूटेशन सब में होगा ऐसा जरूरी नहीं है, जीन ड्रिफ्ट होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन हर ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता. एवरी इंडिविजुअल दैट इज अबाउट टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, उसमें अपने को ये दिखाई देगा. तो मतलब हर ये बहुत काम का मैकेनिज्म है, मोस्ट ऑब्वियस है, होगा बोले तो होगा ही, नेचुरल मैकेनिज्म है और ओनली वर्किंग मैकेनिज्म. तुमको एमसीक्यू में पूछते हैं इनमें से सबसे कॉमन मैकेनिज्म कौन सा है दैट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन. सो मोस्ट ऑब्वियस मैकेनिज्म इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. Okay, I am not going to explain the process of crossing over. You are already aware about it in cell division chapter. We have done that in 11. So इस तरीके से chromosomes overlap होके जो होगा और exchange of material होगा, that will be genetic recombination. Okay, it occurs during gametogenesis. Hence gametes are different from parents, and hence the individuals that are produced by fusion of those gametes, they will be also different from the parental generation. ओके ये हो गया तुम्हारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. ये सब लिख के रख लो इसके बारे में. नाउ द लास्ट टू वर्ड्स जीन फ्लो. जीन फ्लो मतलब बह के आना या बह के जाना. जीन फ्लो मतलब क्या? मूवमेंट ऑफ जीन्स बिटवीन पॉपुलेशन. मूवमेंट ऑफ जीन्स बिटवीन पॉपुलेशंस. क्या है इसका मतलब? अब वापस इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक एग्जांपल तैयार किया है. इमेजिन करो अपने जालना सिटी के बाहर कन्या नगर से जामवाड़ी साइड, जामवाड़ी. ओके, तुमको समझने के लिए एग्जांपल बोल रहा मैं. वो जामवाड़ी के पास में अपना इंटरचेंज बन रहा, समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे जो तैयार हो रहा उसका इंटरचेंज बनाना चालू. ओके, इमेजिन करो वहां पे क्या किए, वो जो पुल बन रहा, ठीक है, तो वहां पे ना कुछ चाइनीज लोग आके बस गए. तुम बोलेंगे सर चाइना वालों के पीछे क्यों पड़े? पहले तो चाइना वालों ने कोरोना से परेशान करके रखे, बराबर है तुम्हारा, लेकिन उस नकटे रहते साले समझने के लिए, जीन्स का एग्जांपल देने के लिए जल्दी काम आते. मैं गोरे लोग भी ले सकता था, काले लोग भी ले सकता था दूसरे, लेकिन इंडियन साले मिक्सचर है दोनों का, तो इसके लिए फिर अपने को कंफ्यूज होता है एग्जाम्पल. तो चाइनीज लोगों का एग्जाम्पल लो, नकटे साले, उनकी वैसी भी कुछ है नहीं अपने को रखने की, तो चाइनीज लोगों को यहाँ पे अपन एग्जाम्पल कंसिडर करते. क्या हुआ, वो जो पुल बन रहा वहां पे, वो जो कुछ भी बन रहा समृद्धि एक्सप्रेस वे, वहां पर कुछ चाइनीज लोग आके बस गए. ओके, अब वो चाइनीज लोग, काम हो गया, समृद्धि एक्सप्रेस बन गया, होगा 5 साल के अंदर काम हो गया. चाइनीज लोगों ने बोले हमको जाने का नहीं चाइना, हम यही बस जाते, बोले हमको यही रहने को जगह दो. अपनी गवर्नमेंट भी बोले चलो लोग रहने को तैयार है. वहां पे एक नवा नगर बसा है, चाइना नगर. कौन सा नगर बसा है वहां पे? चाइना नगर बोल के बसा है, और चाइनीज लोग वहां पे रहे. ठीक है, अब वो चाइनीज लोग आपस में, उनकी जो कपल्स थे, बच्चे उनके सब रहे. धीरे धीरे टाइम में उनके बच्चे बड़े हुए, पढ़ने लगे अपने यहाँ पे. ऐसा हुआ उनमें से किसके तो भी बच्चे को, उन चाइनीज लड़की की कोई तो भी इंडियन लड़के से शादी हो गई, उसको कोई तो भी इधर वाले ने किसने तो भी शादी कर ली. हो सकता कोई तो भी चाइनीज लड़के को इधर की कोई तो भी लड़की पसंद आई, इसने इधर वाली से शादी कर ली. तो थोड़ा सा मैं तुमको बताने की कोशिश कर आगे टाइम में क्या होगा. ओके, शादी कैसी समझ में आ रहा? चाइनीज की शादी इंडियन से, इंडियन की शादी चाइनीज से, ऐसा होकर शादी हो. अब वो जो बच्चे रहेंगे वो कैसे रहेंगे? उनको जो बच्चे होंगे, वो जो कपल है, इंडियन चाइनीज कपल है, उनके बच्चे इंडो चाइनीज रहेंगे. सीनो चाइनीज बोलते हैं उसको. इंडो चाइनीज बच्चे कैसे दिखने में? कलर इंडियन, नाक चाइनीज, आंखें इंडियन, कान चाइनीज, चेहरा गोल. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे?
कुछ जीन्स माँ की तरफ से आ रहे, कुछ जीन्स बाप की तरफ से आ रहे, मैटरनल जीन पैटर्नल जीन्स मिक्स हो रहे यहाँ पे, और वो जीन्स की वजह से एक अलग तरीके का बच्चा तैयार हो रहा। समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, ठीक है। जब ये चीज लार्ज स्केल पर होंगी, जब पूरी पॉपुलेशन, चाइनीज पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा एक्सचेंज होगा उनमें, बहुत ज्यादा ऐसे मैरिजेस होंगे, ओके। उन बच्चों के भी और मैरिजेस होंगे, उनके वापस चाइनीज के साथ, उनके वापस इंडियंस के साथ, ऐसे अजीब बहुत सारे मैरिजेस होंगे। इससे जीन्स का इतना सारा चेंजेस आएंगे कि नया स्पीशीज बन जाएगा, इतने जीन्स बदल जाएंगे कि नया स्पीशीज बन जाएगा, अलग ही तरीके की वंश तैयार होगा, ह्यूमन रेस तैयार हो सकता है उससे, इंडो चाइनीज टाइप का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हुआ ऐसा कैसे पॉसिबल, वो इंडो चाइनीज टाइप का नया वंश कब तैयार हुआ, नया रेस तैयार कैसे हुआ, जब बाहर से कोई तो भी पॉपुलेशन ये पॉपुलेशन में आई, जैसे कि इंडियन पॉपुलेशन में चाइनीज पॉपुलेशन का आना, या फिर चाइनीज पॉपुलेशन में इंडियन पॉपुलेशन का जाना। सो दिस इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ populations between two populations, and if a population is moving, if an organism is moving, means it is carrying its genes into that population। वो खुद के जीन्स लेके जा रहे, चाइनीज लोग नकटी नाक के जीन्स ला रहे, इंडियन लोग अपने स्किन कलर के जीन्स, मुलैटो कलर के जीन्स लेकर जा रहे। Means what? We are nothing but doing the movement of genes between the population. We are doing movement of genes, transfer of genes between the population. It is nothing but gene. Transfer of genes between genes population is nothing but gene flow. It may increase the gene frequency. It may change the gene frequency. चाइनीज में फिर क्या होगा, इंडियंस के जीन्स बढ़ने लगेंगे, चाइनीज के जीन्स कम होने लगेंगे। इंडियंस में क्या होगा, इंडियन जीन्स कम होने लगेंगे, चाइनीज जीन्स बढ़ने, मतलब एक जीन के दूसरे जीन के ऊपर असर दिखेंगे, जीन फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशन ऑफ जीन्स बदलने लगेगा, एंड दैट विल लीड टू जेनेटिक वेरिएशंस, दैट विल लीड टू जेनेटिक वेरिएशंस। सो जीन फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ जीन्स बिटवीन पॉपुलेशंस। डन। जीन फ्लो के बाद आज का लास्ट बीट, द क्रोमोसोमल एबेरेशंस। क्रोमोसोमल एबेरेशंस, इसी में जेनेटिक वेरिएशंस में क्रोमोसोमल एबरेशंस। एबरेशंस मतलब चेंजेस, क्रोमोसोमल एबरेशंस मतलब चेंजेस। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम और न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, हो सकता है तुम्हारे क्रोमोसोम्स को भी कुछ बदलाव हो, पूरा का पूरा डीएनए का जो जीन्स का जो सीक्वेंस ऑफ जीन्स है, क्रोमोसोम्स जो बने वाले तुम्हारी बॉडी में, देयर आर 2n = 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग। हो सकता है उन किसी क्रोमोसोम के ऊपर ही पूरा असर हो, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे एक आधा क्रोमोसोम कम ज्यादा, एनाफेज में जो डिसजंक्शन होता है वो प्रॉपरली नहीं हुआ हो, तो एक आधा क्रोमोसोम कम ज्यादा जा सकता, ठीक है। या फिर क्रोमोसोम का टुकड़ा डबल कॉपी हो गई, कट हो गया, कुछ गलत सलत हो गया, मियोसिस में कुछ गलतियां हुई, तो तुम्हारे को क्रोमोसोमल एबेरेशंस हो सकती है। तो जो क्रोमोसोमल एबेरेशंस है, दे जनरली अकर ड्यूरिंग मियोसिस, दे जनरली अकर ड्यूरिंग मियोसिस। इसमें हो सकता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल गया हो, या हो सकता है क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो गए हो, 46 के बदले डबल हो गए हो, 47 हो गया हो, एक ही ज्यादा हो गया, एक आधा कम हो गया हो, नंबर बदल गए तो न्यूमेरिकल चेंजेस, स्ट्रक्चर बदल गया तो स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ स्ट्रक्चरल एबरेशंस, न्यूमेरिकल एबरेशंस। एबरेशन मतलब चेंजेस, ठीक है। क्रोमोसोम में स्ट्रक्चर बदल गया तो जीन्स का नंबर अफेक्ट होगा, जीन्स बदले तो उसके कैरेक्टर्स बदल जाएंगे, स्पीशीज बदल जाएगा, ठीक है। सो अपन जो दो अपने को मेन देखने के स्ट्रक्चरल चेंजेस, न्यूमेरिकल चेंजेस अपन बाद में देखेंगे, वो अपने को मेंडल में देखने के। अभी स्ट्रक्चरल चेंजेस में अपने को 2 3 4 5 चेंजेस है तुमको। पहला है डिलीशन, दूसरा है इन्वर्जन, डिलीशन इन्वर्जन, अगला है डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन। These are the 4 changes that we are going to study. डिलीशन नाम से समझ में आ रहा। अभी पहले तो क्रोमोसोम कैसा रहता है, लेट्स टेक दिस इज द क्रोमोसोम, अपन हमेशा ऐसे ज्वाइन करते हैं। These are the 2 chromatids, they are joined at a point known as centromere. The 2 chromatids, they are sister chromatids of a chromosome, they are joined at a point known as centromere. यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे एक जीन, ऐसा इमेजिन करते हैं अपन। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ जीन्स,
यहाँ पे A B C D E F इस तरीके से जीन्स है, ठीक है। तो डिलीशन में क्या होता, फॉर एग्जाम्पल A is one gene, B is another gene, C is another gene, so these are genes। अब एखादा जीन अचानक से क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे कट हो गया, वो गलत कट गया, कैसी हो जाएंगी ये सीक्वेंस, देखो नॉर्मली क्या होना चाहिए, इसकी कॉपी बनके क्या बनना चाहिए था, A B C D E F इसी तरीके से बनना चाहिए था नॉर्मली। लेकिन डिलीशन में क्या होता है, A B गायब हो गया और डायरेक्ट C आ गया, यहाँ पे B गायब हो गया, C D E F बाकी के जीन्स ऐसे थे, लेकिन गायब कौन होगा यहाँ से, B जीन कंप्लीटली गायब हो गया। अच्छा कोई जीन गायब होगा वहां पे से, तो क्या होगा, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली डिलीशन होने के बाद में क्या होगा, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम विल डिक्रीज। सो डिलीशन ऑफ जीन, डिलीशन ऑफ जीन इज डिलीशन, बराबर, इट डिक्रीजेस द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। सिमिलरली डुप्लीकेशन से क्या होगा, कॉपी ऑफ जीन इज इंसर्टेड, ए है बी है और उसके बाद और एक बी आएगा, और एक बी तैयार हो जाएगा ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस, ड्यूरिंग डीएनए कॉपी जब होता है वो टाइम पे डबल कॉपी हो जाएगा डीएनए, तो ए बी बी सी डी ई एफ बाकी क्या है, फक्त सिर्फ क्या होगा, बी के बाद और एक बी आ जाएगा, तो कॉपी ऑफ जीन इज इंसर्टेड। अच्छा कोई जब कॉपी इंसर्ट होगी तो लेंथ बढ़ेगी या कम होगी, ऑब्वियसली लेंथ विल इंक्रीज, हियर लेंथ विल डिक्रीज ड्यू टू डिलीशन, हियर कॉपी इंसर्टेड हेंस डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट बन गया उसका। वैसे इन्वर्जन, अब इन्वर्जन के एग्जांपल के लिए इसको हॉरिजॉन्टल करो, क्या होगा देखो, ए बी सी डी ई एफ जी अपन यहां तक लेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। इन्वर्जन में क्या होता, ये जो ए बी सी डी ई एफ जी है, तो उसमें क्या होगा, ये सी डी ई को लो और उसको 180 डिग्री से रोटेट कर दो, टुकड़े को 180 डिग्री से रोटेट कर दो, कितने डिग्री से, 180 डिग्री से रोटेट, मतलब वो ऐसा है तो उसको 180 डिग्री मतलब ये इस तरीके से रोटेट कर दो 90 और इस तरीके से रोटेट कर दो 180, या रिवर्स में करो, वो नीचे करे इधर करे, एक ही बात है। क्या होगा, ये सी इधर चले जाएगा, ई इधर आ जाएगा, सी ए बी, सी के बदले कौन आएगा, ई, डी वहीं पे रहेगा और सी। 4 के साथ भी तुम कर सकते, 4 के साथ करो तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन हियर, सी के बदले कौन आएगा, एफ, फिर ई, फिर डी, फिर सी और जी इधर का इधर। देखो बोला समझ रहा क्या, व्हाट इज हैपनिंग हियर, जीन्स आर चेंजिंग देयर लोकेशन ऑन द सेम क्रोमोसोम, जीन्स आर चेंजिंग लोकेशन ऑन सेम क्रोमोसोम बाय 180 डिग्री, दे आर चेंजिंग, लूप बनता वहां पे, ऐसा ट्विस्ट आता टूट जाता, फिर इधर के जीन्स इधर, इधर के जीन्स इधर, बाय 180 डिग्री इट इज कॉल्ड इन्वर्जन, इन्वर्ट हो जा रहा, उल्टा हो जा रहा। सो 180 डिग्री inversion leads to change in the sequence of genes, ओके। और लास्टली ट्रांसलोकेशन, ट्रांस मतलब बदलना, लोकेशन मतलब जगह, अरे ये भी जगह बदल रहे, देखो जीन्स जगह बदल रहे, बट दीज आर द चेंजेस विद इन द सेम क्रोमोसोम, ये जो जगह बदल रहे वो सेम क्रोमोसोम में बदलाव हो रहे, लेकिन ऐसा जब मैं 2 क्रोमोसोम्स में अलग अलग करूंगा, 2 अलग अलग क्रोमोसोम लो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्रोमोसोम ए या फिर 1 एंड दिस इज क्रोमोसोम 2, इसके ऊपर की सीक्वेंस है ए बी सी डी और इसकी सीक्वेंस है एम एन ओ पी, तो ऐसा हुआ एनओ निकल के बीसी पे बैठ गया, जाके बीसी एनओ पे बैठ गया, क्या हो जाएगा फिर, दिस विल बिकम ए एन ओ डी और इसका क्या हो जाएगा, एम बी सी पी। इधर के जीन्स टूट गए, उधर जाके बैठ गए, उधर के जीन्स इधर बैठ, मतलब गलत एक्सचेंज हो गया, इधर के जीन्स उधर चले गए, अलग अलग नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, दोनों के जीन्स अलग अलग है, इनमें जब एक्सचेंज हो गया तो इस तरीके का एक्सचेंज को क्या बोलेगा, ट्रांसलोकेशन, चेंजिंग द लोकेशन, ट्रांसफर ऑफ लोकेशन ऑफ जीन्स बिटवीन 2 क्रोमोसोम्स। ये चेंज क्या पे हो रहा, बिटवीन सेम क्रोमोसोम, इट इज इंट्रा क्रोमोसोमल चेंज, इट इज इंटर क्रोमोसोमल, इंट्रा मतलब सेम क्रोमोसोम पे, इंटर मतलब बिटवीन 2 क्रोमोसोम्स, ओके। ये 180 डिग्री से रोटेट हो रहे हैं, लेकिन ये टोटली अपनी जगह बदल के दूसरे क्रोमोसोम पे बैठ जा रहे हैं और दूसरे क्रोमोसोम के जीन्स यहाँ आके बैठ जा रहे हैं,
Okay, so these are the four mechanisms by which structure of a chromosome can change. All these 5 points that we have discussed that lead to genetic variation, they are explained in your state board textbook in a well established manner. जरा अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज दिया हुआ है. आई हैव टॉट दैट पॉइंट ओनली. तुमको वही करना है. भले एनसीईआरटी में इतना डिटेल में दिया हुआ नहीं है, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. चेक योर पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स. तुमको वहां पर इस पॉइंट पर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे. तो तुमको जेनेटिक वेरिएशंस के 5 जो रीजंस मैंने डिस्कस किया वो पता होने चाहिए. उसमें ये वाली चीजें पता होनी चाहिए. इस तरीके से स्ट्रक्चरल चेंज आता, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम चेंजेस फ्रॉम नॉर्मल एंड दैट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन. Revise the 5 reasons, and the 5 reasons of genetic variation are genetic mutation, genetic drift, genetic recombination, gene flow, and the chromosomal aberrations. These are the 5 reasons that lead to genetic variations, और इससे फिर new species that helps in formation of new species. Natural selection and isolation are the 2 major discussions. We will study them in next lecture.